वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। जो लोग टेस्ट 2 दिए होंगे मैथ का, वो लोग उन लोगों से अगर जो सवाल नहीं बना होगा वो सवाल तो देख ही लेंगे, और साथ ही साथ जो लोग अगर नहीं दिए टेस्ट 2 वो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि जो टेस्ट 2 में सवाल था वो क्या क्या आया हुआ था। ठीक है। और एक बात और, तो जो लोग टेस्ट देते हैं वो अपना रियल नेम लिखिएगा। जो लोग रियल नेम नहीं लिखते हैं उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। इसीलिए कुछ लोग जो रियल नेम नहीं लिखे थे उनका रिजल्ट पिछला बार पब्लिश नहीं किया गया था। टेस्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में यानी 71 और कोई अज्ञात संख्या उसको हम x मान लेते हैं। इस दोनों के गुणनफल में जब हम लोग 47 जोड़ते हैं, यानी इसका जो गुणनफल था उसमें जब हम लोग 47 जोड़ते हैं तो ये जो संख्या प्राप्त होती है, यानी प्राप्त एक नई संख्या, यानी ये जो संख्या प्राप्त हुई ये संख्या, उस नई संख्या को अगर हम 7 से भाग देते हैं, यानी इसी नई संख्या को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या भागफल क्या प्राप्त होता है? 98। तब ये किसके बराबर हो जाता है? यानी भागफल जो है 98 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 71x प्लस 47 इजिकल टू, अगर ये 7 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 और 9 से 63 5 68 686, तो 71x बराबर ये अगर माइनस होगा तो 9 और 3 639, तो यानी अगर हम 9 से ये 9 बार में कट जाएगा 71 से, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी जो संख्या होगा, जो अज्ञात संख्या वो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जो टेस्ट दिए होंगे उसमें 9 नहीं मिल रहा होगा, तो अगर आप नीचे ऑप्शन देखे होंगे ना ABCD कर किस तरह से जो टिक करने वाला ऑप्शन था उसमें सारा चीज़ दिया गया था। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 3 था। यानी आपको C नंबर ऑप्शन टिक आउट करना था, यानी यहाँ पे हम लोग सुधार करके 9 लिख लेंगे। जो लोग टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा कि A में 2 दिया गया था और B में 5 और C में 9, यानी यहाँ पे जो है C में 9 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है, यानी अगर हम अंश को x मानेंगे तो हर को x प्लस 3 मानना पड़ेगा। हर जो है अंश से 3 अधिक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हमें आगे पता चले कि हम लोग क्या माने थे। यानी अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो बाद में जोड़ने पे पता नहीं चल पाता है कि हम लोग क्या माने थे नहीं माने थे। इसीलिए अंश को अगर हम x मानेंगे तो हर को x प्लस 3 मानेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या बोला, यदि अंश में 7 का वृद्धि किया जाए, यानी ऊपर अंश होता है तो इसमें अगर हम 7 का वृद्धि करें और हर में 2 का कमी करें, यानी नीचे हर होता है, हर में अगर 2 का कमी करते हैं तो जो प्राप्त परिणाम आता है वो 2 प्राप्त होता है, यानी 2/1 प्राप्त, इसको बोल सकते हैं 2/1 प्राप्त होता है। तो उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग ज्ञात करें। अगर ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? ये x को 2 से गुना करेंगे 2x, और 3 में से 2 गया 1 और 1 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 2। तो x बराबर कितना जाएगा? 7 में से 2 गया 5। जब x बराबर 5 आ गया तो हम लोग अंश माने थे क्या? ये x, तो x बराबर क्या आ गया? 5, और हर कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8, यानी दोनों का योग, अंश और हर का योग निकालना, 8 5 13, यानी उसका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो निकालना होगा। जैसे इसमें कुछ नहीं करना, जैसे 3√2 था, 3√7 था और 6√5 था और 2√20 था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें क्या करना था? इस 3 को अंदर ले जाना था। अगर 3 को अंदर हम ले जाएंगे तो ये स्क्वायर होके जाएगा, यानी 3 3 9 अंदर में चला जाएगा तो 9 2 18, यानी ये √18 हो जाएगा। फिर इस 3 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो 3 3 9 9 अंदर जाएगा और 7 पहले से है, 9 7 63, यानी ये जो है √63 हो जाएगा। और इसका मान देखें, अगर हम 6 को अंदर जाएंगे तो ये स्क्वायर होकर 36 जाएगा अंदर, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो 180, यानी ये √180 हो जाएगा। अगर ये 2 अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर होकर जाएगा तो 4 अंदर चला जाएगा, तो यानी 20 चौका 80, यानी ये 80 √80 हो गया। तो अब ईजिली पता चल गया कि जो इसमें सबसे बड़ा संख्या है वो क्या है? √180। तो √180 किसका मान था? 6√5 का। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s को किस रूप में हम संबंधित होगा? देखिए 5 संख्या हैं, क्रमिक संख्या है, यानी ये इससे एक ज़्यादा, ये इससे एक ज़्यादा, इससे ये एक ज़्यादा, इससे ये एक ज़्यादा, क्रमिक संख्या है और इसका योग s है।
अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। और औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या, यानी ये s/5 जो है वो औसत आ गया बीच वाला संख्या। यानी बीच वाला संख्या जब s/5 आ गया, s/5, तो हमें क्या चीज़ पूछ रहा है? बड़ा पूर्णांक ना। यानी बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए 1 और 1 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे ये 5 एलसीएम आ जाएगा और s प्लस 5 दूना 10, यानी जो बड़ा पूर्णांक आएगा s प्लस 10/5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 आता है, जबकि वही संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल उसका 0 देता है। देखिए, अगर इस सवाल को हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद फिर उसमें 4 जोड़ के फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो संख्या 7 से कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है फिर 2 से गुना करके, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा अप्रोच हो जाता है। इसको हम लोग इस तरह का सवाल जब भी आए तब हम क्या करना, ऑप्शन बेस्ड चलना है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि अगर मान चलिए आप 20 से किसी संख्या को भाग देंगे और शेष 4 आएगा, यानी किसी जो जैसे मान चलिए 10 का मल्टीपल वाला अगर कोई संख्या लेते हैं, 20, 30, 40, 50 कुछ भी रहते हैं, अगर हम किसी संख्या इसके 10 के मल्टीपल वाला किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग देंगे और शेषफल हमें 4 चाहिए, तो इसका मतलब हमें इकाई स्थान पर 4 रखना पड़ेगा। शेषफल 4 चाहिए तो अगर इकाई स्थान पर 4 रखना पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी इकाई स्थान पर 4 यहाँ भी है और इकाई स्थान पर 4 यहाँ भी है, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन अभी पॉसिबल हो रहा है, 2 ऑप्शन। अब फिर अगर देखें हम 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आना चाहिए, तो एक यही ऑप्शन मिल रहा है डी, जो 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है। यहाँ पे 1800 कट जाएगा और 4 शेष बच जाएगा, यानी 1800 भाग देंगे ना तो 1800 कट जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है कि वो जो संख्या है वो क्या होना चाहिए? 7 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देती है। अगर हम 18,004 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे, 18,000 के 7 को, यानी 14 पहले लगेगा और यहाँ पे 40, 35 लगेगा, फिर यहाँ पे 50, यानी 7 49, फिर एक शेष बचेगा और ये 4 उतरेगा 14, यानी 14 कट जाएगा। ठीक है, यानी 7 से कट रहा है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए हमेशा क्या करना, ऑप्शन बेस्ड बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी? देखिए, अगर समबाहुभुज का जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो n-2 × 180/n प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी समबाहुभुज में जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो क्या होता है? n-2 × 180/n, और ये किसके बराबर है? 144 के बराबर है। ठीक है, यानी 12 से ये 12 बार में, 12 से ये 15 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, यानी 3 से ये 5 बार में, 3 से 4 बार में। अगर 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5n - 10 बराबर ये n उधर जाएगा तो 4n, यानी n बराबर कितना गया? 10। इसका मतलब जो भुजाओं की संख्या आएगा वो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका ये भी बना सकते हैं, अगर बाह्यकोण किसी को पता है कि बाह्यकोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्यकोण वो होता है 360/n। ठीक है, और आंतरिक और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है 180 डिग्री। अगर 144 डिग्री आंतरिक कोण है तो इसका मतलब जो 36 डिग्री होगा वो बाह्य कोण होगा, और बाह्य कोण का क्या फॉर्मूला होता है? 360/n, और ये बाह्य कोण कितना है? 336, यानी 36 से कितना बार में कटेगा? 10, तो n बराबर 10। यानी इससे भी हम बाह्य कोण ये वाला फार्मूला से भी यूज करके बना सकते हैं और ये फार्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, दोनों में जो इजी लगे उससे बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, प्रिज्म के बारे में 2-3 चीज़ समझ लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, आपको सवाल ईजी वे में बन जाएगा। यानी प्रिज्म का पार्श्व या पृष्ठीय बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई।
आधार कैसा भी हो सकता है। आधार अगर त्रिभुज का आकार का है तो त्रिभुज का परिमाप, आधार अगर वर्ग का आकार का है तो वर्ग का परिमाप। ठीक है, पहला क्षेत्रफल त्रिभुज प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। प्रिज्म का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल वो क्या होता है कि आधार का परिमाप गुना ऊंचाई तो होगा ही, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई तो होगा ही, और साथ ही साथ उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। इन दो गुने यानी 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते क्योंकि आधार कैसा भी हो सकता है, त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है और आधार वर्ग के आकार का भी हो सकता है, चतुर्भुज के आकार का भी हो सकता है, इसलिए 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तीसरा क्षेत्रफल प्रिज्म का जो आयतन होगा, प्रिज्म का आयतन वो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई प्रिज्म का आयतन होगा। ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है और थोड़ा सा बनाने का तरीका पता है तो प्रिज्म का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है कि एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि प्रिज्म का आयतन 10,380 है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 173 दिया गया है। अगर हम इसको ऊंचाई h से गुना करेंगे तो ये प्रिज्म का आयतन आ जाएगा, और प्रिज्म का आयतन कितना दिया गया, 10,380 दिया गया है। ठीक है, यानी ये अगर हम इसको काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, यानी जो ऊंचाई आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, ऊंचाई 60 आ गया। इस फार्मूला से प्रिज्म का आयतन से हम लोग ऊंचाई निकाल लिए। अब एक चीज़ और ध्यान दें कि जो आधार है वो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है वो 173 दिया गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो बराबर कितना, 173। अगर यहाँ से √3 का मान बोला जा रहा है कि 1.73 यूज करने के लिए, तो 1.73/4 गुने a स्क्वायर बराबर 173। अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 173 से 173 कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 400, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा भी पता चल गया, प्रिज्म का ऊंचाई भी पता चल गया। तो हमें प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालना है, यानी प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है प्रिज्म का, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यानी पहला वाला फार्मूला आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा, यानी 3 गुने 20 समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया। और ऊंचाई कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, तो यानी गुने 60, यानी 3 दूना 6, 6 के 36 और डबल जीरो, यानी 3600 जो है उसका पार्श्व क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 3 फार्मूला अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये सवाल इजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1, V2, V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया गया जिनके 2 आधार और मूल आधार के समानांतर हो और ऊंचाई भी समत्रिभाजित यानी समान भाग में बांटा गया हो, तो V1, V2, V3 किस अनुपात में होगा। देखिए, इसको हम सबसे इजी वे में और सबसे शॉर्टकट वे में हम समझा देते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे बोला जा रहा है कि एक शंकु है, ये एक शंकु हो गया, इसको क्या किया गया कि आधार के समानांतर यानी आधार के समानांतर 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। जैसे ये ऊंचाई था, ये ऊंचाई को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, यानी एक यहाँ से बांट दिया गया और एक यहाँ से 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। समत्रिभाजित बोला था, ऊंचाई भी समत्रिभाजित है, यानी ये जो आधार होगा, ठीक है, ये अब शंकु जो है वो 3 भाग में बट गया। पहला भाग का आयतन V1, दूसरा भाग का आयतन V2 और तीसरा भाग का आयतन V3, यानी 3 शंकु बनेगा। अगर हम इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 3 खंड में बांटा गया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताए, जब ये त्रिभुज का ये बराबर है, यानी इसका लंबाई 1, तो ये लंबाई भी 1 हो जाएगा और ये लंबाई भी 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों लंबाई तो बराबर है, तीनों ऊंचाई तो बराबर है इसका।
तो तीनों 1-1 मीटर का लंबा हो जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होगा, केवल अभी ध्यान देंगे एक चीज़ कि जो त्रिज्या होगा ना, जैसे ये वाला लेते, ये एक छोटा सा त्रिभुज और ये एक बड़ा सा त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज, ये एक बड़ा सा त्रिभुज, यानी V1 और V2 में इस दोनों का जो ये दोनों त्रिभुज होगा वो समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो इसका जो ऊंचाई का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इसका ऊंचाई 1 है तो इसका ऊंचाई 1 हो जाएगा, त्रिज्या भी 1 मान लेंगे। और इसका पूरा ऊंचाई 2 है, V2 वाला का पूरा ऊंचाई 2 है तो इसका त्रिज्या 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये V3 वाला का पूरा ऊंचाई 3 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3। जब इसके त्रिज्या का अनुपात 1:2:3 आया तो इसके आयतन का अनुपात निकाल लेंगे। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर इसका आयतन 1 होगा, ऊपर वाला जो शंकु है उसका आयतन अगर 1 होगा, एक दूसरा फिगर बना देते हैं। 3 शंकु था मेरे पास, अगर ऊपर वाले का आयतन यानी ये जो काला वाला भाग है उसका आयतन अगर 1 होगा तो ये रेड वाला भाग, जो ये रेड वाला शंकु बनेगा, उसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसका आयतन 1 तो ये पूरा का आयतन 8, तो 8 में से अगर हम 1 घटा देंगे ऊपर वाला तो ये बीच वाला का आयतन 7 आ जाएगा। उसके बाद 27 किसका आयतन होगा, ये पूरा का आयतन 27 होगा। ठीक है, अगर 27 में से अगर हम ये 7 और ये 1 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 19, और ये 19 बीच वाला का आयतन होगा। तो इसका मतलब इस तीनों भाग का जो आयतन होगा 1 7 19, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घन और एक ठोस के आयतन का अनुपात 363:49 है। तो उस घन के एक सिरे की लंबाई और गोले की त्रिज्या, यानी ये ठोस गोला के बारे में बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गोला का प्रयोग किया गया ना। तो यानी पहले घन और गोला, इसका जो आयतन का अनुपात 363:49 है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी एक क्यू, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई के बदले में 22/7 यूज कर लेते हैं R3। और ये किसके बराबर दिया गया है, 363/49 के बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 और 7 को काट के ऊपर ले जाएंगे, 3 और 7 को। अब आते हैं, जहाँ जहाँ कट जाएगा उसको हम काट देंगे। यानी 3 से कितना बार में कटेगा, 121 बार में कट जाएगा। और कोई कटेगा, अब कोई नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पे A³ बटा जो R³ आया वो कितना आ जाएगा, 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 121 को 11 × 11, और ये 22 को क्या लिख सकते हैं, ये 22 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 11 × 2 22 को लिख सकते हैं 11 × 2, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, बट्टा ये 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 7, ये 49 को 7 × 7, और एक साथ यहाँ से आ जाएगा यानी ×7। अब ये जब ये दोनों क्यूब हटेगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट। और जब क्यूब रूट बनेगा तो इसका मतलब A बट्टा जो R आएगा यानी क्यूब रूट होगा तो क्या 3 संख्या में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा, यानी 3 11 में से 1 11 बाहर निकलेगा, और ये 3 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और ये 3 7 में से 1 7 बाहर निकल जाएगा, यानी 22:7। यानी जो इसके भुजा और त्रिज्या का जो अनुपात आएगा 22:7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। तो समषष्ठभुज का भुजा हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं और समबाहु त्रिभुज का भुजा हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं। तो उसका परिमाप बराबर है। तो समषष्ठभुज का परिमाप क्या होता है 6 × भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × भुजा। यानी अगर हम ये 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में, यानी जो 2a बराबर a आ गया, ये रिलेशन आ गया, इसको रहने देंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × √3/4 × भुजा स्क्वायर। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, √3/4 × भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज का जो भुजा हम लोग कैपिटल ए माने थे तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख लेंगे, इसी का अनुपात निकालना था। तो ये √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग ये a स्क्वायर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 4 कैपिटल A स्क्वायर,
ये ए स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं 4 कैपिटल ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, यानी 3:2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा दिया गया है। यदि उस हॉल के फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग, जैसे फर्श क्या होगा, यानी फर्श इसी का आकार का होगा, लंबाई 15 दिया गया, चौड़ाई 12 दिया गया है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इस दोनों का जो योग है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का जो योग है वो किसके बराबर है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H, यानी 2 × L + B × H, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। यानी चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 × L + B × H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया, 15 22, तो यानी 15 + 22 27, और ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग ऊंचाई h मान लेंगे। तो यानी 15 बार 180 और 180 ये, तो कितना हो जाएगा 360 बराबर 2 × 27 × h, 9 से ये 3 बार में, 9 से ये 40 बार में, 2 से ये 20 बार में, जो h आ गया वो क्या आ गया 20/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछे, उस हॉल का आयतन कितने घन मीटर है। जब हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तो जो आयतन होगा वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। तो लंबाई के बदले में कितना दिया गया है 15, चौड़ाई के बदले में 12 और ऊंचाई 20/3। 3 से अगर हम काटेंगे तो ये 4 बार में, 4 दूना 8, 15 × 120, यानी 1200 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ठोस बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r × r + h, ये कुल क्षेत्रफल है। और ये कुल क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। ठीक है, और एक और रिलेशन दिया गया, उसमें क्या है कि वक्रीय सतह का जो क्षेत्रफल है कुल सतह का 1/3 है। यानी अगर हम बेलन का बात करें, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 2 पाई RH, ये वक्र सतह का क्षेत्रफल है। और ये जो वक्र सतह का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r × r + h, इसका 1/3 भाग ये है। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, ये h बराबर कितना होगा, यानी ये 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा इधर, और r + h, यानी ये h इधर आएगा, यानी 2h बराबर r। यानी एक रिलेशन आ गया, जो r है वो ऊंचाई का 2 गुना है। तो यही रिलेशन हम यहाँ पुट कर देंगे, 2 पाई के बदले में 22/7, और r के बदले हम लिख लेते हैं ना 2h लिख लेते हैं, r के बदले में 2h, और यहाँ पे 2h गुने 2h + h, यानी ये 3h हो जाएगा बराबर 462। अब यहाँ से देखते हैं, 11 से 2 बार में और 11 से ये 42 बार में, ठीक है, और 2 से ये 21 बार में, और 3 से ये 7 बार में। तो जो h² आएगा वो कितना हो जाएगा 7, और ये 7 गुना में चला जाएगा, और ये 2 और ये 2 बच गया, यानी 2 गुना 2 नीचे आ जाएगा। तो जो h बराबर हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। जब ऊंचाई 7/2 तो हमें त्रिज्या निकालना है, यानी त्रिज्या बराबर क्या था, ऊंचाई का 2 गुना था, यानी 2h था, यानी 7/2 × 2 यानी 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a + b मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करता है, यानी a + b किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और b + c उसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, और c + c उस काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। जब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। जब अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार a आ रहा है, 2 बार b और 2 बार c आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c। और टाइम एंड वर्क में कैसे जोड़ते हैं, 1/20 + 1/10 + 1/12, 60 एलसीएम, और 20 से 3 बार में, 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, यानी 6 3 9 5 14/7। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/2 से इसको काटेंगे 14 को तो 60/60। यानी फिर क्या करते हैं हम लोग, दिन निकालने को उलट देते हैं, यानी 60/60/7 डेज, यानी
8.4/7 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को बी द्वारा लिए जाने वाले उसी कार्य से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी ए जो है बी से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी बी अगर x दिन लेगा तो ए कितना दिन लेगा, x - 5 दिन लेगा। ए 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य को 11.1/9 यानी 100/9 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए अगर हम यहाँ से इस सवाल को बनाएंगे तो ये द्विघात समीकरण में चला जाएगा। तो हम इस जब भी द्विघात समीकरण में जाए तो उस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन बेस्ड में यानी ए बी के बीच 5 का अंतर है ना, तो हम 15 और 20 ले लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि ए 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 15 × 20/15 + 20 35 यानी 5 से 7 दिन 7 बार में यानी 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 60 बार में यानी 60/7 दिन ले रहा है। जबकि कितना दिन लग रहा है दोनों मिलकर काम करता है 100/9, तो यानी 15-20 नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग 20 और 25 लेते हैं यानी ए का 20 दिन और बी का 25 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, 20 × 25 बट्टा दोनों का योग 45 यानी 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में यानी 25 चौका 100/9 यानी 100/9 दिन ले रहा है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है 100/9 दिन। इसका मतलब बी जो है वो कितना दिन में काम करेगा, 25 दिन में करेगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ए पूछता तो ए 20 दिन में करता है। तो इस तरह का सवाल जब भी द्विघात समीकरण में जाने लगे सवाल, तो क्या करना है, उसको ऑप्शन बेस्ड बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% का छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो 2 छूट का जो एकल छूट होता है, 2 छूट का एकल छूट वो क्या होता है, a + b - ab/100। ठीक है, तो पहला छूट 10, दूसरा छूट भी 10 यानी 10 + 10 - 10 × 10/100 यानी 10 × 10 20 ये हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा 1 यानी 20 में से गया 19%। 2 छूट का एकल छूट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पे खरीदा। उसने वही 25% छूट पे खरीदा होता तो 500 रुपये और बचा लिए होते। यानी छूट खरीदा था 20% छूट पे खरीदा, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर 25% पे खरीदा छूट पे खरीदा तो 500 रुपये बचता। देखिए अगर 20% छूट मिला, अगर 25% का छूट मिला होता तो कितना परसेंट का बचत होता, 5% का बचत होता। और ये 5% का वैल्यू कितने दिया गया, 500 रुपये बचत दिया गया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 1% का वैल्यू 100। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100,000। यानी जो ये आया 10,000 रुपया वो क्या आ गया, क्राइमूल आ गया। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, रहीम ने उसे कितने में खरीदा था। देखिए अगर यहाँ पे बहुत आदमी अगर यहाँ नहीं पढ़ते हैं कि रहीम ने उसे कितने में खरीदा था लास्ट में, तो सभी लोग 10,000 इसको टिक आउट करके आ जाता, जबकि वो गलत हो जाता आंसर। इसीलिए सवाल जब भी बनाइए लास्ट में एक बार ज़रूर पढ़िए, कॉन्फिडेंस से मत बनाइए। लास्ट में एक बार ज़रूर पढ़िए कि सवाल बोला क्या जा रहा है। सवाल बोला जाए कि रहीम ने उसे टीवी कितना में खरीदा था। टीवी वो 20% छूट पे खरीदा था, 10,000 रुपया तो उसका क्राइमूल आया। लेकिन अगर 20% छूट पे खरीदा यानी 8,000 में खरीदा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 10,000 था उसका कीमत, 20% छूट पे खरीदा, इसका मतलब 80,000 में 80% में खरीदा, 00 कटेगा तो यानी 8,000 उसका विक्रयमूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a/3 = b/2 यानी b को यहाँ ले आते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे। यानी a/b कितना आ गया 3/2 यानी ab का अनुपात 3:2 यानी इसका मतलब a का मान अनुपात में 3 तो b का मान अनुपात में 2। तो हमें क्या निकालना है 2a + 3b यानी 2 × 3 6। a के बदले में 3 रखेंगे और b के बदले में 2 रखेंगे प्लस 6 बट्टा a के बदले में 3 b के बदले में 2 यानी 9 - 4 यानी 6 6 12 9 में 4 गया 5 12/5 ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बर्तन में ए में अम्ल और पानी की मात्रा 5। इसको हम लोग शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि बेसिक से तो सब लोग जानते होंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं। ए में जो है अम्ल और पानी की जो मात्रा है वो 5:2 है और बी में जो अम्ल और पानी का मात्रा है वो 8:5 है। जब इस दोनों को एक हम नया मिश्रण में मिलाते हैं तो उसमें अम्ल और पानी का मात्रा 9:4 हो जाता है।
तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसका भाग ले लेते थे। यहाँ पे क्या करना है, भाग नहीं लेना है। अब हम इसको दूसरा तरीका से बताते हैं। इस दोनों का योग कितना हो रहा है 7, और इस दोनों का योग कितना हो रहा है 13, और इस दोनों का योग कितना हो रहा है 13। ठीक है, जब टोटल मात्रा बराबर रहता है तब हम लोग भाग नहीं लेते, तब हम किसी एक को लेकर बना सकते हैं। तो टोटल मात्रा बराबर करने के लिए हम 7, 13, 13 का जो एलसीएम लेंगे तो 91 आ जाएगा। तो हम 91 लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 13 से गुना कर देंगे, और टोटल मात्रा बराबर करने के लिए इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको भी 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, केवल एक भाग लेना है, कोई भी एक भाग लेना है। हम केवल ये अम्ल का भाग लेते हैं। अगर हम इसको 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पंचे 65, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे अम्ल, यहाँ पे भी अम्ल लेंगे, यानी 8 7 56 यहाँ पे लिख लेंगे, और 9 7 63 यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। अब दोनों घटा देंगे, यानी 63 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 65 में से 63 जाएगा तो 2, यानी 7:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं। यानी ये सवाल, ये इसलिए हम एक भाग को ले रहे हैं क्योंकि जब टोटल मात्रा बराबर होता है तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर टोटल मात्रा बराबर नहीं रहता तब यहाँ पे 5/7 लेना पड़ता, और यहाँ पे 8/13 लेना पड़ता, यहाँ पे 9/13 लेना पड़ता। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स संख्या का औसत जो है वो y दिया गया है, तो एक्स संख्या का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, XY। औसत में अगर हम लोग संख्या से गुना कर देते हैं, नंबर ऑफ संख्या से, तो योग आ जाता है। और y संख्या का जो योग होगा वो भी कितना हो जाएगा, y संख्या का औसत x है तो योग कितना हो जाएगा, XY। योग भी इसका XY होगा। तो सभी संख्या, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे x + y टोटल संख्या हो गया। x + y संख्या को जो योग आया वो कितना आ गया, x + xy यहाँ, x है वहाँ, यानी 2xy आ गया, यानी x + y संख्या का योग 2xy आ गया। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल योग बट्टा टोटल संख्या, तो टोटल योग 2xy आ गया, और टोटल संख्या कितना है, x + y है, यानी 2xy बट्टा x + y। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब धारा के विपरीत में जो उसका चाल होगा, धारा के विपरीत में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 24 और समय 6, यानी 24/6 करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर उसका धारा के विपरीत चाल आ गया। और धारा की दिशा में, यानी धारा के साथ जो उसका चाल आएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। धारा के साथ चाल कितना होगा, 20 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में, तो यानी 20/4, यानी 5 किलोमीटर पर आवर उसके धारा के साथ चाल आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, नाव का गति अलग पूछ रहे, नाव और पानी का गति पूछ रहा है, नाव और धारा की गति पूछ रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम ऑप्शन से ही ले लेंगे, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो दोनों का चाल घट जाएगा, बराबर 4। धारा के साथ जा रहा है तो दोनों का चाल जुट जाएगा, बराबर 5। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 2x = 9, तो x बराबर कितना जाएगा, 4.5। जब x बराबर 4.5 आया तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा, 0.5, यानी 4.5 0.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। यानी पहला घोल में 90% शुद्धता था, दूसरा घोल में 97% शुद्धता था। जब दोनों को मिला दिए तब ये जो शुद्धता आया वो 94% आ गया। तो किस अनुपात में मिला है, 97 में से 94 गया 3, और 94 में से 90 गया तो 4, यानी 3:4 में मिला। यानी पहला का 3 kg लिए तो दूसरा का 4 kg। तो टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 7 kg। अनुपात में टोटल मात्रा 7 kg, और यहाँ पे दिया गया टोटल 21 लीटर। सॉरी, यहाँ पे अनुपात में टोटल 7 लीटर और टोटल दिया कितना गया, 21, यानी 7 का वैल्यू 21, तो 1 का वैल्यू 3। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, दूसरे घोल की मात्रा कितना होगा। तो दूसरा घोल का मात्रा अनुपात में 4 है, तो 1 का वैल्यू जब 3 तो 4 का वैल्यू 4 × 3 = 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 3 व्यक्ति ABC जिसके वेतन का जोड़ 72,000 रुपया है, यानी तीनों का जो वेतन है वो 72,000 है, वे क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। यदि उस तीनों के बचत का अनुपात 8, 9, 10 है तो एक का वेतन कितना होगा। ये सवाल हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़ चुके थे। इस तरह का सवाल देखते हैं फिर इसको कैसे बनाते हैं। जैसे हम ए का वेतन जो है ना A मान लेते हैं,
अगर ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है तो इसका मतलब वो 20% बचत करता है। अगर 80% खर्च कर देता है तो 20% बचत करता है। और बचत कितने अनुपात में 8 है, यानी ये बचत 8 के बराबर हो जाएगा 20 से 5 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया 40। यानी ए का जो वेतन आएगा अनुपात में 40 आएगा, क्योंकि जब हम बचत अनुपात में ले रहे हैं तो वेतन भी अनुपात में ही आएगा। बी का वेतन बी मान लेते हैं, और बी जब 85% खर्च कर देता है तो 15% बचत करता है। और बी का जो बचत है वो कितना है 9 है, यानी बराबर 9, यानी 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, 5 से 20 बार में, यानी जो बी का वेतन आ गया वो 20 तिया 60 आ गया। अनुपात में आ रहा है ये सब वैल्यू। अगर सी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है तो 25% बचत करता है, और उसका जो बचत है वो कितना है 20 रुपया दिया गया, यानी बराबर 20, यानी 25 से ये 4 बार में, यानी सी बराबर कितना आ गया 80। यानी ए बी सी के जो वेतन का अनुपात आया वो कितना आ गया 40:60:80। अगर हम 20 से काटेंगे तो 2:3:4, 20 से अगर हम काटेंगे। और एबीसी का टोटल वेतन कितना दिया गया था 72,000 रुपया दिया गया था, यानी टोटल वेतन अनुपात में कितना हो रहा है 3 2 5 4 9, यानी 9 का वैल्यू 72,000, 1 का वैल्यू 8,000। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है ए का वेतन 2 था तो 2 का वैल्यू अदुना 16,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 वस्तु का लागत मूल्य 16 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य को काट के नीचे लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये 10 को काट के हम लोग यहाँ लिखेंगे तो यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। यानी क्रय मूल्य अगर 10 रुपया है तो क्रय मूल्य अगर 16 रुपया है तो विक्रय मूल्य 10 रुपया होगा। यानी विक्रय मूल्य कम है तो इस स्थिति में हमें क्या होगा हानि, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि, कितना का हानि होगा 6 बट्टा क्रय मूल्य 16 है गुने 100, यानी 4 से कितना बार में 25 बार में, 4 से 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 75/2 37.1/2% का हानि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 रुपये में प्रति 7 पेन की दर से, यानी यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 10 रुपये में प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पे बेच दिया तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिला। जैसे अगर 7 पेन का जो सीपी दिया गया है वो अगर 10 रुपये दिया गया है तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा 10/7। ठीक है, यानी ये ऊपर में क्या आता है रुपया आता है और नीचे में क्या आता है वस्तु का संख्या आता है। यानी एक पेन का जो सीपी आ गया वो 10/7 आ गया। अब अगर हम उसको 40% लाभ पे बेचें तो इसका मतलब 140% में बेचें, यानी 7 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से ये काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2/1 आ गया। यानी 2/1 में बेचे हम लोग, यानी 2 रुपये में बेचें। तो हम लोग क्या पता था कि ऊपर में जो है वो रुपया आता है और नीचे में क्या आता है वस्तु आता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 रुपया में एक वस्तु बेचा गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है 10 रुपये में निकालना है ना, तो 10 रुपये निकालना है तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे 5 से गुना कर देंगे, तो यानी 10/5 आ जाएगा ये। इसका मतलब 10 रुपया में 5 वस्तु बेचा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर 10 रुपये में 5 वस्तु बेचा गया तो कोई खरीदार होगा 10 रुपये में 5 वस्तु खरीदा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 100 छात्र का औसत प्राप्तांक की गणना में उसका सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित हो गया। यानी लिखना था 86, किसी एक परीक्षार्थी का लिखना था 86 और लिख कितना दिया गया 68 लिख दिया गया। यानी योग में कितना कमी कर दिया गया है, योग में कितना का कम हो रहा है, यानी 18 का कमी हो रहा है, यानी 18 कम कर दिया गया है, 18 कम कर दिया गया। लिखना था 86 लिख दिया गया 68, यानी 18 कम कर दिया गया। औसत में कितना कम कर दिया गया, टोटल 100 छात्र था ना तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, यानी 0.18 कम कर दिया गया है औसत में। अगर औसत में हम 0.8 कम करके 58 लाएं तो वास्तविक औसत जो होगा वो 0.18 ज़्यादा होगा, और इसका मतलब जो वास्तविक औसत होगा वो 58.18, क्योंकि औसत तो हम 0.8 कम लिखे ना, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 0.18 ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर
18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 रुपया है। यानी 3 ईयर में सी और एस का अंतर, ये बहुत बार सवाल आ चुका है। क्या होता है? PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 का क्यूब, PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। इसको याद रख लेंगे, इससे बहुत ईजी वे में सवाल बन जाता है। और अंतर कितना का दिया गया? 31 का दिया गया है। और प्रिंसिपल निकालना है और रेट कितना दिया गया? 10 का दिया गया, 10 गुने 10। और 300 प्लस 10 करेंगे तो 310 हो जाएगा बट्टा 100 गुने 100 गुने 100 यानी 100 का क्यूब। 31 से कितना बार में कटेगा? 10 बार में। 1 0 2 0 3 0 से ये 1 2 3 0 खत्म, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 2 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, यानी 1000। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x प्लस 1/4x जो दिया गया वो कितना दिया गया? 3/2 दिया गया है। और हमें क्या निकालना है? 8x³ प्लस 1/8x³, यानी 8x³ निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 रखेंगे तभी तो क्यूब करने पे 8x³ आएगा ना। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखना है तो हम क्या करते हैं? दोनों बगल हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। दोनों बगल 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब प्लस ये 2 से अगर हम काटेंगे तो ये 1/2x होगा, बराबर ये 2 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग को क्या पता है कि जब x प्लस 1/x बराबर a, x प्लस 1/x बराबर a, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है? a² माइनस 2। और x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? वो होता है a³ माइनस 3a। जब x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? a³ माइनस 3a। तो यहाँ पे उसी तरह 2x प्लस 1/2x बराबर 3 दिया गया है, तो 8x³ प्लस 1/8x³ आ जाएगा a³ एक बदले में यानी 3, 3 का क्यूब माइनस 3 एक बदले में कितना? 3, यानी 27 माइनस 9 यानी 18। यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे x बराबर 4ab बाई a प्लस b दिया गया है और निकालना क्या है? x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया गया कि a b के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ही इक्वेशन दिया गया है और 3 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल a, तीसरा वेरिएबल b। तो हम क्या करेंगे? जब एक इक्वेशन दिया जाए तो हम एक ही वेरिएबल को फिक्स रखेंगे, बाकी का हम लोग कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे अगर 2 वेरिएबल आता तो हम 2 का मान फिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल तो एक x का मान हम लोग फिक्स कर देते हैं और ए बी का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। और जबकि एक कंडीशन दिया गया है ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम x बराबर a4, a के बदले हम लोग 1 मान लेते हैं और b के बदले में 2 मान लेते हैं, यानी 4 गुने 1 गुने 2 बट्टा 2 प्लस 1 3 नहीं कट नहीं रहा है। तो ऐसा मान मानेंगे कि सभी ईजी में आए। तो हम b बराबर 3 ले लेते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 3 लेते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 गुने 1 गुने 3 बट्टा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया? 3। यानी जब हम लोग a बराबर 1 रखें, b बराबर 3 रखें तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब यही मान हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल में पुट कर देंगे। x के बदले में 3 अब प्लस 2a, यानी एक बदले में 1 था ना, 2 बट्टा 3 माइनस 2 प्लस x के बदले में कितना? 3 प्लस 2b करेंगे तो यानी 2 3 6 बट्टा x माइनस x के बदले में 3 और 2b करेंगे तो 2 3 6, तो ये 3 2 5 बट्टा 1 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 3 9 बट्टा -3, यानी ये -3 हो जाएगा। यानी 5 में से 3 गया 2, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर एक इक्वेशन दिया गया है तो एक ही वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। 2 इक्वेशन दिया गया है तो 2 वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। अब जैसे इसमें देखेंगे, यानी x बराबर कितना दिया गया? b प्लस सी माइनस 2a और y बराबर कितना दिया गया? c प्लस a माइनस 2b और z बराबर कितना दिया गया? a प्लस b माइनस 2c। यानी 3 इक्वेशन दिया गया, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, और 6 वेरिएबल दिया गया, 1 2 3
4 5 6 यानी 6 वेरिएबल दिया गया। तो 3 इक्वेशन दिया गया, इसका मतलब क्या होगा कि 3 वेरिएबल फिक्स रखेगा और बाकी का हम लोग कुछ भी मान रख सकते हैं। तो 3 वेरिएबल में हम लोग एक्स वाई और जेड को फिक्स कर देते हैं और ए बी सी के बदले हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ वैसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो हम ए बी सी के बदले में हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ए बी सी के बदले में 1 मानेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, अब में से 2 गया 0। उसी तरह वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1 में 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी वाई बराबर 0। उसी तरह से जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 2 में से 2 गया 0। एक्स वाई जेड का मान जब 0 आ गया तो 0 + 0 + -0 और ये 0 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ए बी सी का मान 1 1 रखने पे कहीं और 0 आता तो वही ऑप्शन होता, लेकिन ए बी सी का मान 1 1 रखने पे कहीं और 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला 0 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। ये कब 0 होगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, यानी 0 + 0 + 0 बराबर 0। जब a-1 का होल स्क्वायर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1। जब b+2 का होल स्क्वायर बराबर 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा, -2। जब c+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 तो c बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो हमें क्या निकालना है, 2a - 3b + 7c, यानी 2a के बदले में 1 -3 और b के बदले में -2 और +7 और c के बदले में -1, यानी 2 + 3 दूना 6, प्लस में 6 होगा क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, और -7 6 2 8 में से 7 गए 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर 1 आ गया। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अब जब नेक्स्ट टेस्ट कब होगा ये टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दिन पहले बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।